नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। मेष राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 जुलाई से 19 जुलाई के मध्य आपके जीवन में ग्रहों का आप पे प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं। सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा की बात करेंगे और जो चंद्रमा का सफर इस हफ्ते रहेगा मिथुन राशि से लेके कन्या राशि तक, मतलब आपकी राशि से तीसरे से लेके छठे तक चंद्रमा का सफर रहेगा। क्या अच्छा क्या बुरा उसके बारे में बाद में जानेंगे। सूर्य इस हफ्ते चेंज हो रहे हैं। सूर्य 16 जुलाई रात्रि 11:39 से मिथुन से कर्क में आ जाएंगे। अब इनका प्रभाव क्या होगा आपके जीवन पे, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चंद्रमा का जो सफर है, तीसरा चंद्रमा सदैव शुभ होता है। और क्योंकि आपकी मेष राशि से तीसरी राशि में बुध, सूर्य और चंद्रमा तीनों बैठे हैं सप्ताह की शुरुआत में, और तीसरा चंद्रमा, तीसरा बुध, क्योंकि बुध की वो अपनी राशि है, और तीसरा सूर्य, तीनों ही पराक्रम की वृद्धि करने वाले हैं। तीनों ही आपका जो सामाजिक क्षेत्र है उसको बढ़ाने वाले हैं। नए मित्रों से मिलने वाला आपका कनेक्शन बढ़ने वाला है, नए पुराने मित्र मिलेंगे। ये सब चीजें इस योग के अंतर्गत है। चौथा चंद्रमा शुभ नहीं होता, मन में खिन्नता लेकर आता है। पर मेष राशि वाले लोगों को मैं इस चीज से थोड़ा सा मैं मुक्त कर दूंगा, क्योंकि उनके इस समय चौथी राशि में उच्च के बृहस्पति हैं और चंद्रमा का साथ होगा, जिसे हमारे ज्योतिष में गज केसरी योग कहते हैं। तो आपकी राशि से केंद्र में बनने वाला गज केसरी योग हर प्रकार से शुभता और सुकून देता है। और चंद्रमा के केंद्र में, मतलब आपकी जो व्यक्तिगत राशि जो मेष राशि है उससे केंद्र में पहले तो बृहस्पति आ गए हैं, ऊपर से चंद्रमा भी गोचर के आ जाएंगे। तो इसलिए चौथा चंद्रमा भले अच्छा नहीं होता, पर उसके दूसरे लाभ होंगे। अगर मन की बात करें तो उसमें खिन्नता, डिस्टर्बेंस रह सकती है। और ये चंद्रमा की अपनी राशि होती है चौथी, इसलिए मैंने कहा कि मेष वालों को हम इस दोष से थोड़ा सा मुक्त कर देते हैं। पर वो समय कौन सा है? 14 जुलाई 6:49 से 16 जुलाई 7:52। तो हम मोटे मोटे तौर पे 15-16 तारीख मान सकते हैं। अब ये चौथा चंद्रमा का जो अनुभव है, मैं सालों से देख रहा हूं, चाहे वो किसी भी राशि का होता है, चौथा, 8वां, 12वां, ग्रंथों में तो लिखा है कि ये तनाव देते हैं, पर हकीकत में भी होता है। तो इसलिए उस नियम को, ग्रंथों के और अपने अनुभव के नियम को, दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूंगा कि 15-16 का जो दिन है वो भले ही गज केसरी का है, भले ही चंद्रमा बहुत स्वस्थ है अपनी राशि के अंदर, पर राशि का चौथा चंद्रमा अपने कुछ परेशानियां परिणाम देता है। और वो समय आपका 15-16 रहेगा। उस समय कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, और अगर उसका कुछ अच्छे परिणाम भी होंगे तो लॉन्ग टर्म होते हैं, आगे जाके दिख जाएंगे। पर ये 2 दिन आपको संभल कर रहना होगा। फिर दूसरा चेंज आ रहा है सूर्य का। सूर्य आपके 16 जुलाई रात्रि में चेंज हो जाएंगे, और जैसा कि हम सब जानते हैं सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं। तो इस 16 जुलाई से लेकर आपके अगस्त मध्य तक सूर्य का यहीं रहेंगे। चौथा सूर्य सेम थोड़ी सी चिंताएं देता है, मानसिक चिंताओं में वृद्धि करता है। तो आने वाले समय में सूर्य का गोचर यहाँ पर मानसिक चिंताओं में वृद्धि दे सकता है। अब जीवन के बाकी एरियाज की बात करें तो जो आपका राशि स्वामी मंगल है वो आपकी राशि से दूसरी राशि में बैठा है, और हमारा ज्योतिष ये कहता है कि ये हरदम वृद्धिकारक होता है जब अगली राशि में कोई ग्रह होता है। तो पर साथ में कष्टकारक भी है अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, क्योंकि आपकी राशि आपके मानसिक स्वास्थ्य की बात करता है। और अगर हम देखें तो आपकी राशि पे लंबे समय से केतु की दृष्टि है, और अभी इस समय क्या है, इस समय शनि की दृष्टि आपके राशि स्वामी मंगल पर है। तो मंगल पर शनि की दृष्टि और केतु का आपकी राशि पे दृष्टि होना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। और क्योंकि शनि का आपकी राशि, जैसे कि मेष राशि वाले लोगों के जीवन में साढ़े चली रही है, और साढ़े में होता क्या है कि जो फर्स्ट फेज होता है उसमें शनि एक राशि पहले और उसकी दृष्टि दूसरी राशि पे, तो एक अनायास सा पापकत्री योग बना देता है, और उसकी वजह से भी छोटे मोटे तनाव रहते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तनावों की बातें कर रहा है हमारी राशि में, तो नहीं, ये सब बातें टेम्परेरी हैं। गोचर सदैव टेम्परेरी होता है। आपकी कुंडली और उसकी दशाएं प्राइम होती हैं और ये सेकेंडरी होती है, पर ये भी हमारे जीवन पे काम करती हैं।
तभी तो मैं हर हफ्ते आपके सामने होता हूँ। तो इनके छोटे-मोटे उपाय करने से हमें लाभ मिल जाता है। आज मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ, जब मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ, तो जब भी मैं इन ग्रहों का किसी भी ग्रह का बुरा बता रहा हूँ या किसी भी ग्रह का अच्छा बता रहा हूँ, तो अगर वो आपकी दशा अंतर्दशा में वो ग्रह हो, तो ये समझ लीजिएगा कि उसका परिणाम पूर्ण रूप से आपके प्राप्त होगा, जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो उसमें उसके परिणाम की वृद्धि हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन के अंदर मेरे राशिफल को देखेंगे, तो कहीं न कहीं आप सत्यता के नज़दीक पहुँचते चले जाएँगे। चलिए बात करते हैं, तो स्वास्थ्य में फिर बोलूँगा कि शनि की दृष्टि और केतु की राशि पे दृष्टि और शनि की राशि स्वामी पे दृष्टि थोड़ा बहुत मानसिक तनाव और अपना क्रोध, चिड़चिड़ापन दे सकता है आपके जीवन में। जीवन के दूसरे पहलू क्या है? दूसरे पहलू सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी पहलू होता है जीवन का, हर व्यक्ति के जीवन में, वो होता है करियर, धन, परिवार, है ना? विवाह। तो हम उन पहलुओं की अगर हम बात करें, तो करियर के लिहाज से अगर हम देखें, तो शनि देव जो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, ऑलरेडी आपके करियर की राशि के होके 12वीं राशि में बैठे हैं और वो लंबे समय से बैठे हैं। तो इसलिए विशेष कोई चमत्कारिक परिवर्तन नहीं दिखता इस समय आपके करियर के अंदर। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि जो समय जैसा चल रहा है, वैसे ही चलता प्रतीत हो रहा है। इसमें इस समय कोई बड़ा आपके करियर को लेके परिवर्तन आपके जीवन में नहीं दिख रहा। हाँ, ये है कि ये शनि आपकी राशि से 12वीं राशि में है और करियर और इनकम की राशि है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों का विदेश संबंधी कोई कार्य हो, अब विदेश संबंधी कार्य कई प्रकार से हो सकते हैं। हर कोई व्यक्ति तो विदेश जाता नहीं है, हर कोई व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता। हालांकि ये बात इन दोनों प्रोफाइल के लिए है, पर आज की डेट में बहुत सारे लोग विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं। आज अगर माइक्रोसॉफ्ट में कोई काम कर रहा है, गूगल में कर रहा है, या आप एक्स में काम कर रहे हैं, ट्विटर में कर रहे हैं, या ऐसी अनेक कंपनियां जो आज भारत के अंदर हैं, जिनका संबंध विदेश से है। आज कोई हुंडई की गाड़ी में काम कर रहा है। इस प्रकार से एक लंबी लिस्ट है। तो कैसे ना कैसे हमारे काम, बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जो रात में एक्टिव होते हैं, क्योंकि वहां दिन होता है अमेरिका वगैरह में, वहां वो काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज वहां से आ रही है। यूट्यूब वालों का भी अगर हम देखें कि जो इनकम है वो यूएस से आ रही है। तो ऐसे वो सारे काम जिसमें कहीं ना कहीं विदेश जुड़ा हो। तो इस भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर जब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, जब इंटरनेट का जमाना है, तो अनायास ही बहुत सारे लोगों के बिजनेस, बहुत सारे काम, बहुत सारे इनकम के सोर्स विदेश से जुड़ जाते हैं। तो उन सब के लिए इस शनि का यहाँ बैठना पॉजिटिव है। तो वो सारे प्रोफाइल के लिए आप ये कह सकते हैं कि शनि का 12वां होना अच्छा है। अब समस्या ये आती है कि हम सदैव सोचते हैं कि करियर बना रहना चाहिए, इनकम बनी रहनी चाहिए। करियर है तो इनकम है, और इनकम तभी है जब करियर है। तो एक अच्छी बात जो स्थिरता के साथ है, जैसे शनि मैंने कहा कि स्लो प्लेनेट है, लंबे समय से बैठा है, तो ऐसी स्थिरता से राहु देव आपके इनकम में बैठे हैं। और ये पक्की बात है कि राहु 11वें घर में इनकम देते देते हैं, निश्चित रूप से देते हैं। और ये राहु इस साल के अंत तक रहेंगे, दिसंबर में चेंज होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इनकम का रास्ता जो है वो भी एक्टिव है। दूसरी बात यह कि करियर की स्थिति एज यूजुअल है, कोई उसमें कुछ नए अच्छे बुरे परिणाम अभी कुछ आते नहीं दिख रहे, आएंगे तो उस वक्त हम आपको बताएंगे। तो इसलिए करियर और बिजनेस की जो कहानी है, हाँ, बिजनेस के लिहाज से समय अच्छा है। नौकरी और बिजनेस दोनों को मैं अलग अलग मानता हूँ ज्योतिष के अनुसार। तो तीसरे घर में इन ग्रहों का होना आपके बिजनेस में एक इनिशिएट लेकर बड़े काम करने की ताकत देता है। हालांकि सूर्य इस हफ्ते के मतलब 16 तारीख की रात, मतलब 17 मान लीजिए, 17 को चेंज हो जाएगा, पर उससे पहले जो मतलब स्थिति बनी हुई है हमारे तीसरे घर की बहुत ही अच्छी बनी हुई है। दूसरे घर में मंगल है। तो ये पूरा जो परिणाम है, जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके जीवन के अंदर, क्योंकि नौकरी में थोड़ी सी स्थिरता होती है, उसकी सैलरी एक लंबे समय में बदलती है, पर बिजनेस में उतार चढ़ाव सदैव बने रहते हैं। तो इसलिए शायद रिस्की प्रोफाइल बिजनेस का होता है, और बिजनेस में कोई लिमिट भी नहीं होती, नुकसान की भी और फायदे की भी। तो इस समय बड़े स्टेप उठाने की ताकत आप में है। आने वाले समय सूर्य बदल जाएगा तो उसमें थोड़ा सा इजाफा कम हो जाएगा, पर इस समय बिजनेसमैन के लिए समय अच्छा चल रहा है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन जैसे मुद्दों की। अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से आपके वैवाहिक जीवन में अगर हम देखें
तो किसी भी ऐसे किसी बुरे ग्रह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। राहु की दृष्टि है वो लंबे समय से है, पर आपके वैवाहिक जीवन का जो स्वामी है शुक्र, वो 5वीं राशि में बैठा है, केतु के साथ बैठा है। तो यहां पर दो बातें निकल कर आ रही हैं इस कॉम्बिनेशन से। एक तो 5वें घर में लंबे समय से केतु है, जो कि अच्छा नहीं है। वो क्या क्या गड़बड़ कर सकता है? शिक्षा, प्रेम संबंध और आपका शेयर मार्केट, इन तीनों में अचानक से कुछ चिंताएं दे सकता है। अचानक का मतलब केतु का काम ही अचानक से होता है, वो ऑल ऑफ सडन, जिसे एक्सीडेंटल बोलते हैं। तो इसमें हम लोग रिस्क नहीं लेते जहां केतु होता है। तो और वो भी अग्निपद राशि में, केतु भी अग्निपद है, वहां बैठा है सिंह राशि में। तो केतु के वहां बैठने से लंबे समय से एक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि शिक्षा में थोड़ा बहुत वैसे केतु इंसान को, 5वें घर का केतु बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, हाई लेवल का इंट्यूशन देता है। वो सब आपके जीवन में इस समय चल भी रहा होगा, इंट्यूशन लेवल बहुत हाई लेवल का होगा, पर साथ में कभी कभी पढ़ाई से उचाट कर देता है। कोई ऐसी दिक्कत आती है चलती चीज में, कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, उससे ब्रेक हो जाता है। तो ये थोड़ा सा पृथकात्मक ग्रह है जो चीजों से पृथक कर देता है। तो इसलिए प्रेम संबंध को अलग कर दिया है ना, इस तरह की बात। हालांकि शुक्र इस राशि में है, शुक्र की ये शत्रु राशि है, पर शुक्र प्रेम संबंधों का कारक भी है। तो कहते हैं ना कि मतलब बिल्कुल वीराने में या कह लें कि सूखे में थोड़ी पानी की बूंदे गिरी। तो शुक्र हालांकि शत्रु राशि का स्वामी है, परंतु यहाँ विवाह और प्रेम का स्वामी है। तो यहाँ पर दोनों चीजें मिलीजुली कर रहा है। एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म का कुछ मतलब रिलेशनशिप की बात कर रहा है, और वो बहुत ही लिमिटेड और शॉर्ट टर्म की है, और साथ में थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन के अंदर हल्का फुल्का स्ट्रगल भी दे रहा है, बिकॉज शुक्र और केतु साथ बैठे हैं। तो दोनों ही अभी परफेक्ट नहीं है मामले, उसमें थोड़े बहुत स्ट्रगल दोनों मामले में है, वैवाहिक जीवन और आपके प्रेम संबंधों में। पर एक अच्छी बात यह है कि हम मानते हैं कि अगर वैवाहिक जीवन का स्वामी प्रेम संबंध में बैठा हो तो वो आपके लाइफ के अंदर एक अच्छा मतलब पॉजिटिविटी लेकर आता है एक मैरिड लाइफ के अंदर। तो पर सिर्फ केतु उसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो केतु का उपाय लास्ट में बताएंगे इस वीडियो के, जो कि हम अंतिम पड़ाव पे जा ही रहे हैं। तो हमने लगभग सब तरह की बातें कर ही ली हैं, तो क्यों ना अंतिम पड़ाव पर आ ही जाते हैं, उपाय पे आ जाते हैं। जब इतनी सारी बातें हुई है तो केतु का उपाय प्राइम करना चाहिए। और ये केतु फिर मैं कह रहा हूँ कि 1.5 साल रहता है, इसका एक लंबा समय बीत चुका है और अब मात्र 6-1 महीने बचे हैं इसके मुश्किल से। तो इसलिए केतु का उपाय करके इसको आप कंटिन्यूटी में भी कर सकते हो। अब केतु के अच्छे उपाय क्या है, केतु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को समझिएगा। अगर हम 9 अवतारों को 9 ग्रहों से जोड़ते हैं कि उनका अंश है उनमें, तो केतु से मत्स्य अवतार की हम अवधारणा करते हैं, या हमारे ग्रंथों के अनुसार मत्स्य अवतार से जोड़ते हैं। और मत्स्य का मतलब मछली के रूप में। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग नॉन वेज ईटर हैं और मछली खाते हैं, उनको थोड़े समय के लिए मछली छोड़नी चाहिए। हालांकि मैं खुद प्योर वेजिटेरियन हूं, पर सबका ध्यान रखते हुए सारी बातें करनी पड़ती है। जब हम बात करते हैं सबके परिप्रेक्ष्य में करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मछलियों को दाना डालते हैं तो ये रेमेडी है, तो इसलिए आप मछलियों को दाना डालें। हालांकि भारत में मेरे ख्याल से नॉन वेज ईटर का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, मैक्सिमम वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है। तो इसलिए सबके लिए यही है कि मछलियों को दाना डालें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, केतु को ग्रंथों ने गणेश जी से जोड़ा है, तो गणपति की उपासना वैसे भी अगर शिक्षा में अवरोध आ रहे हैं तो गणेश जी की उपासना अच्छी होती है ना। मूलाधार में जो बसे हैं वो गणेश जी बसे हैं, तो इसलिए आप गणपति की उपासना करें, वो आपके लाभकारी होगा। दूसरा, ग्रंथों में केतु को विष्णु जी की उपासना से भी जोड़ा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई मतलब विष्णु जी लक्ष्मी जी का मंदिर हो, जैसे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, तो वहां समय समय पर दर्शन करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तीसरा, एक मैं मेष राशि वालों के लिए एक अलग से बात बताने जा रहा हूं। जिन जिन की मेष राशि है और उनके दांतों में समस्या है, तो समझ लेना केतु गड़बड़ है। और केतु गड़बड़ है और उसको ठीक कैसे करना है उसका उपाय दे रहा हूं। फिटकरी का मंजन करना शुरू करें। आप फिटकरी से मंजन करेंगे, आपका केतु ठीक होने लग जाएगा। दांत तो ठीक होंगे ही होंगे, क्योंकि जो फिटकरी है वो मसूड़ों को टाइट कर देता है, तो दांत भी ठीक होंगे, केतु भी ठीक होगा।
तो ये देखिए उपायों में उपाय निकला है, आज तो उसका उपयोग करें और साथ ही साथ मूँग की दाल का दान करें, क्योंकि मेष राशि में बुध थोड़ा-सा अकारक ग्रह है, तीसरे में वक्री ग्रह बैठा बुध, उसका दान करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो ये बुध आपके रोग ऋण का भी परिचायक है, तो किसी प्रकार के आपकी लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ये 2 उपाय आप करें तो आपको लाभ मिलेगा। एक चीज़ जो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट इस हफ्ते के लिए आपकी निकाल कर रखी है, वो है नेगेटिव बिल्कुल मत बोलिए। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो आपके जीवन में उसका नुकसान होने लग जाएगा। वैसे तो सबके लिए बात है कि नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, पर जब हम किसी राशि के लिए विशेष बोल रहे होते हैं, तो ग्रहों को सोचकर बोल रहे होते हैं। पर ये बात सबके लिए मतलब सब लोगों के लिए है, पर यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, वो थोड़ा-सा बता देता हूँ। आपके वाणी भाव में मंगल बैठे हैं और उसको शनि देख रहे हैं। जब भी मंगल बैठा हो वाणी भाव में और किसी पापी ग्रह से कनेक्टेड हो जाए, तो मुंह से निकली नेगेटिव बातें सच हो जाती हैं, या कहने का मतलब यह है कि हम कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बोलने लग जाते हैं, या हम फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करने लग जाते हैं। उससे समाज में गड़बड़ होती है, आपके संबंधों में खटास आती है, परिवार में डिस्टरबेंस होता है, दूसरा अगर परिवार का भी है। तो वाणी पे संयम रखना ही सबसे अच्छा उपाय है इन ग्रहों के हिसाब से। ये जो जगह है सेकंड हाउस, ये आपकी फूड हैबिट्स का भी है। तो इस समय आपका खान-पान भी बिगड़ा हुआ है। तो अनहाइजीनिक फूड से बचें, लिकर जैसी चीजों से बचें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कभी-कभार हमें जंक फूड, अनहाइजीनिक फूड, लिकर इन सब से भी जोड़ता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।